राजस्थान के एक छोटे शहर मोरनिया में ठाकुर रंजीत सिंह की पुरानी हवेली हमेशा रौनक से भरी रहती थी। रंजीत सिंह और उनकी पत्नी सावित्री देवी दोनों ही गांव में सम्मानित थे, जमीन जायदाद वाले और सबसे बढ़कर अपने परिवार पर जान देने वाले लोग थे। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि सालों पहले हम दोनों ने जो छोटी सी गृहस्थी शुरू की थी, आज उसमें 2 बहुएं भी आ चुकी हैं। बेटों को जिम्मेदारी देकर मैं भी अपना पूरा समय तुम्हारे साथ व्यतीत करना चाहता हूँ। मेरी तो दोनों बहुएं अपनी जिम्मेदारी बखूबी उठा रही हैं। मैं उनकी तरफ से निश्चिंत हूँ। कहते हुए सावित्री जी मुस्कुराने लगी और उन्हें नहीं पता था कि वो जिसे शांति समझती थी वो केवल दिखावा है। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा देवेंद्र गंभीर स्वभाव का, मगर पिता का सहारा, ऐसा कह सकते हैं कि जिम्मेदार पर थोड़ा जिद्दी। उसकी पत्नी किरण, जो कि तेज तर्रार, घर चलाने में माहिर पर थोड़ी सी घमंडी। छोटा बेटा महेंद्र, जिसे सब लोग प्यार से माही बुलाते थे। हंसमुख, भावुक, दिल का साफ पर खर्चीला और कम अनुशासन वाला। उसकी पत्नी पूजा भोली, सम्मानीय, शांत स्वभाव, कम बोलने वाली पर दिल की बहुत अच्छी। घर में सब कुछ अच्छा है, पर पता नहीं क्यों दोनों बहुओं में अंदर ही अंदर खींचातानी रहती है। अब तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि दोनों बहुओं के बीच कैसे सामंजस्य बिठाती हो। किरण को तो हमेशा लगता है कि घर की बड़ी बहू होने के नाते उसी का हक ज्यादा है। वही पूजा मन में किसी से तुलना नहीं रखती, पर किचन के मामले में हमेशा वही टेंशन में रहती है। तो दोनों से बात करो। मनभेद बनने में समय नहीं लगता। मैंने देखा है उसे अपनी जेठानी किरण के सामने हर बात तोलकर बोलनी पड़ती है। वही तो, दोनों को कैसे समझाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहते हुए रंजीत सिंह और सावित्री देवी चिंता में पड़ गए। वैसे तो उनके पास बहुत जायदाद थी, गांव की हवेली, 40 बीघा जमीन, शहर में एक प्लॉट और थोड़ा जमा पूंजी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जो चीज हर बड़े परिवार में एक दिन आती ही है, वो यहाँ भी आने वाली थी। वो थी जायदाद का बंटवारा। दोनों बातें कर ही रहे थे कि उनके कानों में बहुओं की आवाज आई। पूजा, दाल में नमक कम है। तुमसे कितनी बार कहा है कि ध्यान रखा करो, और सब्जी बहुत तीखी है। दीदी, मैंने चक्कर ही बनाया था, मुझे तो सब ठीक लगा। अच्छा, तो फिर तो कहना चाहती है कि मेरी जीभ भी खराब है। उसकी बात सुन पूजा चुप हो गई। उसे पता था कि उससे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। तभी सावित्री देवी अंदर आती है। अरे किरण, बहू पूजा छोटी है, गलती हो जाती है कभी कभी, प्यार से समझा लिया कर। तुम दोनों की बहस करने की आवाज बाहर बैठक तक जा रही थी। आप भी हर वक्त मुझे ज्ञान दिया करो। आप कभी पूजा को क्यों नहीं समझाती हैं? आप भी तो हर वक्त मुझे ही ताने देती रहती हैं। मैं तुझे ताने देती हूँ, गनीमत मान, मेरे जैसी जेठानी मिली है तुझे, जो हर काम में तेरी मदद करती है। मदद के नाम पर केवल बातें ही सुनाती हो। बहुत हुआ तुम दोनों का, बंद करो ये लड़ाई और अपना अपना काम करो, चलो। कहते हुए सावित्री जी ने उन दोनों की लड़ाई तो रोक दी, मगर किरण के मन में सास के पक्षपात का गुस्सा था। उसे लगता कि सावित्री जी पूजा की साइड ले रही हैं, लेकिन इधर पूजा मन में जेठानी के तानों की जलन लेकर थी। वो चाह कर भी उन्हें जवाब नहीं दे पाती। देवरानी जेठानी का यह हल्का फुल्का ड्रामा महीनों से चला आ रहा था। दूसरी तरफ देवेंद्र खेतों का काम देखता था और महेंद्र शहर में अपनी छोटी दुकान चलाता था। महेंद्र की आमदनी अनियमित थी, इसीलिए हर महीने खर्च के लिए घर में बहस हो जाती। महेंद्र को लगता कि भैया उसके हिस्से की जमीन में फसल बोकर मुनाफा कमा रहे हैं, तो कुछ हिस्सा उसे भी मिलना चाहिए। इसीलिए वो बहाने बनाकर देवेंद्र से पैसे हड़पता रहता। ऐसे ही एक शाम महेंद्र शहर की दुकान से वापस आए तो उसने देखा कि देवेंद्र मंडी से फसल बेचकर घर आया। अरे वाह, आज तो भैया के पास बहुत सारे पैसे हैं। क्यों ना मैं अपना हिस्सा किसी बहाने से ले लूं। खुद से ही बातें करता हुआ वो उदास हो देवेंद्र के करीब जाकर बैठ गया। महेंद्र को उदास देख देवेंद्र को अच्छा नहीं लगा। उसने पूछा, क्या बात है माही, आज उदास लग रहे हो?
कोई परेशानी है क्या? भैया अब आपसे क्या छुपाना, दुकान में इस महीने नुकसान हुआ है, थोड़े पैसे चाहिए, आप मेरी मदद कर दो। माही तुम अपने खर्चे कम करो, हम कब तक सहारा देते रहेंगे? हमारा भी परिवार है, अपने परिवार की जिम्मेदारी तुम्हें खुद उठानी चाहिए। भैया मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं, कहीं ना कहीं लॉस हो ही जाता है। कितने पैसे चाहिए? जैसे ही देवेंद्र ने पैसे के बारे में पूछा, महेंद्र की आंखों में चमक आ गई। वो कुछ बोला उसके पहले ही जो वहाँ पर खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी तुरंत बोल पड़ी। देखिए, घर के खर्च वैसे ही बढ़े हुए हैं और आपको हमारा और बच्चों का भी भविष्य सोचना है। ऐसे नहीं चलेगा, आप कोई मदद नहीं करेंगे। भाभी जी, ये हम दोनों भाइयों के बीच की बात है, आप इंटरफेयर मत करिए। मेरे पति अपने मेहनत की कमाई ऐसे ही लोगों में लुटाते रहे और मैं कुछ बोलूं भी नहीं, क्यों? खबरदार, जो आपने माही की मदद की तो। कहते हुए किरण वहाँ से चली गई। महेंद्र को लगा भाभी बीच में क्यों बोल रही है। वो देवेंद्र की ओर देखकर कुछ बोलने ही वाला था कि देवेंद्र वहाँ से उठकर चला गया। ये देखकर माही भी तुनक कर चला गया। घर के वातावरण में धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। दोनों बहुओं की तरह बेटों के रिश्तों में भी दूरी आते देख अब सावित्री देवी को रातों में नींद नहीं आती। रंजीत जी, दोनों बेटे हैं हमारे, कहीं इनके बीच दरार ना आ जाए। मैं नहीं चाहती कि पैसों की बात को लेकर उनके मन में मनमुटाव हो। सावित्री, डर मुझे भी यही है। जायदाद जितनी भी हो, अगर दिल में लालच आए तो रिश्ते टूट जाते हैं। बेटों के मन में क्या है क्या पता। किरण तो चाहती है कि देव को जायदाद में ज्यादा हिस्सा मिले और पूजा, वो कुछ कहती नहीं, पर मन में क्या सोचती है कौन जाने। समय रहते दोनों के बीच बंटवारा करने में ही भलाई है। अपनी पत्नी सावित्री देवी की बातें सुनकर रंजीत सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि बेटों से इस बारे में क्या बात करें। एक दिन शहर से रंजीत जी के भाई आए। दोपहर की चाय के वक्त रंजीत जी और उनके भाई अकेले थे। तब उन्होंने कैजुअली कहा, रणजीत भाई, तुम्हें भी अब उम्र हो रही है, दोनों बेटों का हिस्सा कर दो ताकि बाद में लड़ाई ना हो। मैं भी यही सोच रहा हूँ, जल्दी दोनों बेटों को बुलाकर इस बारे में बात करूंगा। ये बात किरण के कानों में शहद बनकर गिरी, क्योंकि वो बंटवारा चाहती थी। दूसरी तरफ पूजा यह सुनकर डर गई, क्योंकि उसका मानना था कि बटा घर बटे दिल, घर अलग हो जाएंगे तो वहीं भाई से भाई बिछड़ जाएगा। इसी रात किचन में दोनों बहुओं में तकरार हुई। देखो पूजा, देव बड़े हैं, हवा हवेली खेत सबका बड़ा हिस्सा हमारा होना चाहिए। दीदी, जायदाद पिताजी की है जो उनके बेटों में बराबर बटेगी। सास ससुर के साथ सब जिम्मेदारी बड़े बेटे की है और हिस्सा बराबर का। कौन सा नियम है ये? घर अलग होंगे तो जिम्मेदारी भी बटेगी, हम भी बराबरी से जिम्मेदारी निभाएंगे। घर चलाना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये सुनते ही किरण आग बबूला हो गई। पहली बार पूजा ने उसे पलटकर जवाब दिया था। बोलना तो तू सीख गई है पूजा। हाँ, आपकी ही मेहरबानी है, वरना मेरे मुंह में तो जुबान ही नहीं थी। कुछ भी मत बोल, मत भूल कि मैं तेरी जेठानी हूँ। वो तो जिस दिन से इस घर में आई हूँ, सास से ज्यादा आपकी ही हुजूरी की है। दोनों की लड़ाई की आवाज एक बार फिर बाहर तक पहुंची। सावित्री देवी ने दोनों को समझाया, तुम दोनों इस घर की बहुएं हो, आपस में ऐसे लड़ाई नहीं करते। बाहर तुम्हारे चाचा जी भी हैं, वो सुनेंगे तो तुम लोगों के बारे में क्या सोचेंगे। पर आग लग चुकी थी, धमाके होने बाकी थे। हवेली के आंगन में दीवार घड़ी रात के 9 बजा रही थी, पर घर का माहौल दिन जैसा गर्म था। सभी गुस्से में थे। किरण और पूजा की बहस के बाद पूरा घर जैसे सांस रोक कर खड़ा हो गया। सावित्री देवी चुपचाप बैठक में आकर बैठ गईं। कुछ देर बाद रंजीत सिंह भी आए। दोनों की आंखें ही बता रही थी कि ये मामला अब शांत नहीं रहने वाला है। अब और देर नहीं कर सकते रंजीत जी, दोनों बहुएं तो जैसे एक चिंगारी पर नाच रही हैं। डर लगता है कल को बच्चे भी इनमें उलझ जाएंगे। ठीक है,
कल सुबह ही दोनों बेटों को बुलाकर बात करेंगे। उसी वक्त दरवाजे के पीछे छुपी किरण सब सुन चुकी थी। उसके मन में एक ही बात थी कि कैसे भी करके जायदाद का बड़ा हिस्सा देव को मिलना चाहिए। पूजा ने भी सास ससुर की थकी आवाजें सुनी और उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। घर टूटे नहीं, यही तो चाहती हूँ, मगर अब शायद फैसला होकर रहेगा। सारी रात सभी लोग जायदाद के बंटवारे के बारे में सोच रहे थे। सुबह 9 बजे हवेली का बड़ा कमरा रंजीत सिंह, सावित्री देवी, दोनों बेटे देवेंद्र और महेंद्र और दोनों बहुएं इकट्ठा हो गईं। सुबह से किसी ने चाय तक नहीं पी थी। सबके मन में तनाव ऐसा था कि कमरे की हवा भी भारी लग रही थी। देखो बच्चों, अब मेरी उम्र हो गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों को जिम्मेदारी और हिस्सा बांट कर दे दो, ताकि बाद में लड़ाई ना हो। उनकी बातें सुन देवेंद्र सीधा बैठ गया। किरण ने उसके पास की कुर्सी संभाल ली, मगर महेंद्र और पूजा का दिल धड़क उठा। एक तरफ जहाँ किरण के चेहरे पर आत्मविश्वास था, वहीं पूजा की हथेलियां पसीज रही थी। हम दोनों नहीं चाहते थे कि तुम अलग हो, पर आपस में तकरार बढ़ती जा रही है, इसीलिए पहले ही साफ साफ दोनों का अलग अलग हिस्सा कर देते हैं। माँ जी, पिताजी, देवेंद्र बड़ा बेटा है, हवेली और ज्यादातर खेत उसी को मिलना चाहिए। किरण, मुझे तो कुछ कहने भी नहीं दिया तुमने। जो पिताजी को ठीक लगे वही करें, मुझे ज्यादा हिस्सा नहीं चाहिए। देव, आपने कहा नहीं तो कहना चाहिए। बड़े बेटों पर बुजुर्गों की सेवा की जिम्मेदारी भी तो बड़ी होती है, तो हिस्सा भी बड़ा ही होगा ना। दीदी, जिम्मेदारी दिल से निभाई जाती है, हिस्से देखकर नहीं। बड़ी भाभी माँ के समान होती है, तो माँ ही भी तो आपके बेटे जैसे ही है ना, उनके हिस्से का आप कैसे ले सकती हैं? तू बीच में मत बोल पूजा, तू जानती क्या है जिम्मेदारी? कभी कोई जिम्मेदारी निभाई है क्या तूने? शायद उतनी ही जानती हूँ जितना आप, पर लालच नहीं है मुझे। जैसे ही पूजा ने किरण को लालची कहा, कमरे में एक पल को बिल्कुल सन्नाटा छा गया। महेंद्र और देवेंद्र भी आपस में लड़ने लगे। ये देख रंजीत सिंह भी दुखी हो गए। उन्होंने सबको चुप कराते हुए दोनों हाथ उठाए। बस बहुत हुआ, इससे ज्यादा तमाशा मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अब मैं फैसला सुनाता हूँ। लेकिन पिताजी, मेरी बात तो सुनिए। पर कुछ नहीं, अब तय है, जायदाद का बंटवारा होगा और जायदाद बराबर बटेगी। 20-20 बीघा खेत दोनों भाइयों को, किसी को कम या ज्यादा नहीं। अपने पिता का फैसला सुन महेंद्र की जान में जान आई, पर किरण का चेहरा बुझ गया। रंजीत जी कुछ और बोलते, उसके पहले ही वो बोल पड़ी। अच्छा, तो आप हवेली देव को देंगे, है ना? क्योंकि वो बड़े बेटे हैं। हवेली दोनों की है, पर जब अलग घर बनेंगे 2 हिस्सों में बांट देंगे या एक को दूसरी जगह प्लॉट दे देंगे। उनकी बात सुन सबने राहत की सांस ली, मगर किरण के मन में बेचैनी थी। पूजा मुस्कुराकर उसकी ओर देखने लगी, तो किरण को और गुस्सा आ गया। सब लोग जाने लगे तो रंजीत सिंह जी ने सबको रोकते हुए कहा, पर बंटवारे की मेरी एक शर्त है, उसे सबको मानना पड़ेगा। सब चौकन्ने होकर उनकी बात सुनने लगे। किरण सोच में पड़ गई कि आखिर क्या शर्त होगी। कहीं ये पूरी जिम्मेदारी देव और मुझ पर तो नहीं डाल देंगे। शर्त यह है कि दोनों भाई 1 साल तक साथ रहेंगे। 1 साल तक देखते हैं कि कौन जिम्मेदार है, कौन परिवार संभालता है और कौन किसका व्यवहार कैसा रहता है। हवेली उसे ही मिलेगी जो जिम्मेदारी निभाएगा। सब लोग सोच में पड़ गए। किरण को जैसे बिजली का झटका लगा। 1 साल? लेकिन क्यों? जब बंटवारा हो गया तो साथ में रहने की क्या जरूरत है? इसीलिए कि आज जो तुम लोगों की आपस में तकरार है, उसका कारण जमीन नहीं, आपसी व्यवहार है। तुम लोगों को जरूरत है कि तुम लोग अपना व्यवहार एक दूसरे के साथ सुधारो। अगर व्यवहार अच्छा हुआ तो शायद बंटवारे की जरूरत ही ना पड़े। उनकी बात सुनकर किरण पैर पटकते हुए वहां से चली गई, मगर पूजा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर का बंटवारा हो। किरण की हरकत देखकर देवेंद्र शर्मिंदा हो गया और धीमे स्वर में अपने पिता से बोला, मुझे वैसे भी बंटवारा नहीं चाहिए, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मुझे भी हमेशा से आप लोगों के साथ ही रहना है, इसलिए मुझे भी आपकी शर्त मंजूर है पिताजी। रंजीत ने एक नजर पूजा की ओर देखा, मानो वे उसकी मंशा जानना चाहते हों। उन्हें देख पूजा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर हामी भरी। अब रंजीत तो यकीन था कि केवल किरण उनके इस फैसले से खुश नहीं है, उसका गुस्सा भीतर सुलग रहा था। अब देवेंद्र खेती की कमाई और घर खर्च का हिसाब रखता था। महेंद्र ने भी जिम्मेदारी से अपनी दुकान संभाली और घर खर्च में योगदान देने लगा।
किरण इस बदलाव से परेशान थी। ये तो पूरी तरह बदल गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिस्सा बराबर ही मिलेगा। कैसे भी इसका ध्यान हवेली की तरफ से हटाना होगा, वरना देव को हवेली नहीं मिलेगी। आखिर कैसे? किरण अब महेंद्र को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। हर वक्त पूजा और महेंद्र की गलतियां निकालती। कई बार महेंद्र गुस्सा हो जाता, मगर पूजा उसे समझा देती। महेंद्र ने पहली बार अपनी दुकान की सही तरीके से देखभाल करने के साथ साथ देवेंद्र के साथ खेत में पूरा सीजन बिताया। पूजा हर सुबह बिना कहे दोनों के लिए टिफिन तैयार कर देती। देव, अब माही भी तुम्हारे साथ खेतों में भी काम कर रहे हैं और मैंने हिसाब किताब देखा है, उसकी दुकान में भी फायदा हुआ है। हाँ पिताजी, माही में भी बहुत सारे चेंज देखे हैं। माही मेहनती है पिताजी, बस सही दिशा चाहिए। और मेरे ख्याल से आपका बंटवारे का उद्देश्य सही दिशा दिखाने का था, जो आपने अच्छी तरह किया। देवेंद्र की बात सुनकर रंजीत मुस्कुराने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये यकीन था कि दोनों बेटे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और साथ रहना चाहते हैं। किरण अभी पिछड़ी रहती। वो अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन पूजा पर निकालती, पर पूजा हर बार शांति से बात खत्म कर देती थी। सावित्री देवी, जो दोनों बहुओं में आए बदलाव को देख रही थी, उन्हें पूजा का बदलना सुखद लगा। एक दिन वो बोली, पूजा, तुमने ये घर संभाल लिया है। झगड़े होते भी हैं तो तुम हद पार नहीं होने देती। माँ जी, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज तो होती है। घर एक हो तो तकरार भी होंगी, पर उसे मीठी तकरार में बदलना जरूरी है। किरण दीदी गुस्से की थोड़ी सी तेज है, मगर मन से साफ है। मन में कोई मैल नहीं रखती। किरण, जो दूर खड़ी उन लोगों की बातें सुन रही थी, पूजा की बात सुन उसके मन में पहली बार खसक उठी। वो चाहकर भी ये नहीं समझ पा रही थी कि पूजा दिल की अच्छी है, उसे पैसों का लालच नहीं है। साल पूरा होने में बस 3 दिन बाकी थे। किरण अपने तरीके से बंटवारे के लिए देवेंद्र को मनाने की कोशिश करने लगी, मगर उस रात किरण और देवेंद्र में बहस हुई। देखिए, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि माही ये सब दिखावा कर रहे हैं? असली मेहनत तो आपने की है। जमीन ज्यादा आपको मिलनी चाहिए। यदि ज्यादा जमीन ना भी मिले तो कम से कम ये पूरी हवेली ही आपके नाम होनी चाहिए। किरण, लालच छोड़ो। माही मेरा भाई है, उसका हक उतना ही है जितना मेरा। आइंदा हम दोनों को कभी लड़ाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने सालों में पहली बार देवेंद्र ने किरण से ऊंची आवाज में बात की थी। उसकी डांट खाकर किरण स्तब्ध हो गई। उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसी समय पूजा पानी लेकर आई। आप दोनों शांत हो जाइए, पिताजी कल बात करने वाले हैं। उस समय तुम कुछ मत बोलना पूजा, वरना फिर वही बराबरी का मंत्र जपोगी। दीदी, लालच इंसान को अंधा कर देता है। ये घर आपका भी है, हमारा भी है। इसे तोड़ने में क्या मिलेगा? किरण शब्द विहीन हो गई। अगले दिन सभी बैठक में इकट्ठा हुए। सावित्री और रंजीत सिंह दोनों शांत थे। इस 1 साल में मैंने सब देखा, किसने घर को जोड़ा, किसने तोड़ने की कोशिश की। किरण ने डर के मारे अपनी सांस रोक ली। उसे अपनी गलती का एहसास था। पूजा की आंखें झुक गईं। देवेंद्र और महेंद्र एक दूसरे को देख रहे थे। रंजीत सिंह धीरे से बोले, मेरे मरने के बाद तुम लोगों को जायदाद बराबर मिलेगी, मगर तब तक तुम लोगों को साथ रहना होगा। दोनों बहू मिलकर घर की जिम्मेदारी उठाएंगी। ये सुनकर किरण हैरान, पूजा भी हैरान कि बंटवारा अभी क्यों नहीं, मगर फिर भी खुश, क्योंकि वो बंटवारा नहीं चाहती थी। मैं यही चाहता था पिताजी, हमेशा अपने माही के साथ रहना। कहते हुए उसने माही को गले लगा लिया। महेंद्र की आंखों में भी चमक आ गई। बेटी, घर को चलाने में बराबर दिल लगता है, सिर्फ हिस्सा नहीं। हिस्सा होने के बाद घर बिखरते देर नहीं लगती। फिर भी यदि तुम अलग रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारे ससुर जी को उनका फैसला बदलने के लिए कहूंगी। सावित्री जी की बातें सुन किरण की आंखें भर आईं। वो पूजा के पास गई। पूजा, मुझे माफ कर देना पूजा, मैं शायद जायदाद को घर से बड़ा समझ बैठी थी। ये अच्छा हुआ दीदी, आपको समय रहते समझ आ गया। कुछ दिनों बाद हवेली के आंगन में दोनों बहुएं साथ बैठकर पापड़ बेल रही थी। किरण ने पहली बार हंसते हुए पूजा से कहा, देख, आज नमक कम हो तो तू बता देना, ताना नहीं मारूंगी। हाँ दीदी, आज सब्जी में मिर्च ज्यादा हो
तो आप भी बता देना, गुस्सा नहीं करूंगी। दोनों हंसती रही। सावित्री देवी और रंजीत सिंह दरवाजे से देख रहे थे। देखा रंजीत जी, घर बटाया नहीं, घर बचा लिया। रंजीत ने आकाश की ओर देखकर कहा, जायदाद बांटने से डर नहीं था, डर था दिल बटने का। आज दिल जीत लिया मेरे बच्चों ने।